नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का खंड ख में भारतेंदु की साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन करो। साहित्यिक प्रवृत्ति क्या होती है? विशेषताएं होती है, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। तो जो भारतेंदु युग था वो 1857 से आरंभ होकर के 1900 ईस्वी तक है, जैसा कि पहले बताया था क्रमिक विकास में, और इसकी मुख्य विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। अब जो भारतेंदु युग है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा गया। क्या है? जिस प्रकार प्रवेश द्वार मतलब पहला गेट, यानी आधुनिकता का पहला नाम किसका आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है, उन्हीं के नाम पर है, क्योंकि इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। ये 1880 में, और 1857 के पास कविता लिखने लग गया था। 70 के आसपास इनकी कविताएं हैं और 17 इनके नाटक हैं। इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं। इन्होंने ही साहित्य अपने साथ के लोगों को जोड़ा है। इन्होंने 3 पत्र पत्रिकाएं भी लिखी है। इनका विशेष योगदान है, वो भारतेंदु युग का महत्वपूर्ण है। इस युग में भारतीय समाज और जीवन के मूल्य बदलने लगे थे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठा दी थी। भारतेंदु युगीन साहित्य चेतना नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी थी। इस युग में प्राचीनतम के प्रति मोह और नवीन के प्रति ललक देखी जा सकती है। और भारतेंदु युग में प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त कौन कौन थे? बद्री नारायण प्रेमगन चौधरी था। बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेमगन नाम से दिया जाता है, और प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन है, अंबिका दत्त व्यास है, राधा कृष्ण दास है, और बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त है। इन्होंने अपना काम किया के नाम गिनवाए जा सकते हैं। ये जो सारे साहित्यकार थे, इन्होंने अपना अपना अच्छी तरह से कविताओं और नाटकों की रचना करी और भारतेंदु युग को समृद्ध किया। समस्त कवियों के काव्य के आधार पर भारतेंदु युगीन साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। उनके सभी कविताओं में, उनके लेखन में, सब में ही यह बातें लिखी हुई थी। पहली है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का मतलब देश के प्रति प्रेम जागरण करना। भारतेंदु ने, जैसे अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे थे, तो भारतेंदु ने अपने देश के लोगों को जागरूक किया कविताओं के माध्यम से कि भाई देश को आजाद कराना है। तो भारतेंदु युगीन के काव्य में सबसे पहले कौन सी भावना पैदा की है? राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की का प्रखर स्वर देखा जा सकता है। यह प्रेम एक और तो भारत के अतीत गौरव का गान करता है। अतीत गौरव माने हमारी धरती पर राम, कृष्ण, अर्जुन जैसे भगवान पैदा हुए हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे अशोक सम्राट हुए हैं। उनका सोने की चिड़िया कहते थे भारत देश को, उसकी याद दिलाता है। और दूसरी ओर युगीन चेतना की ओर भी संकेत किया कि किस प्रकार अंग्रेज हमारा धन को लूट कर ले जा रहे हैं, हमसे ही लगान लेते हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। उनके अत्याचारों का वर्णन किया है। इस काल के कवियों में प्राचीन का गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर भारतवर्षियों को जागृत करने का प्रयास किया है। भारत के भुजबल में जग रचित भारत विद्यालय ही जग सिंचित था। जो तक्षशिला थी, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहां से पूरा विश्व पढ़ता था उसमें। भारत तेज जगत का विस्तारा है, भारत भय कंपत संसारा है। इन पंक्तियों के माध्यम से भारत के अतीत का वर्णन किया गया है। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों की थोड़ी बहुत प्रशंसा की है, हालांकि अनंतर अंग्रेजों की दमन नीतियां थी, अत्याचार था, शोषण था, वृत्ति का विरोध किया है। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति की तलवार राजभक्ति की म्यान में बंद थी, ये बातें कही है। और भी है, जैसे पंक्तियां हैं, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी के तन मन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन, क्यों नहीं अंग्रेज। अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे पंक्ति लिखी उन्होंने। आप दूसरी प्रवृत्ति है इसकी मुख्य, सामाजिक जागरण। सामाजिक जागरण के अंदर क्या है? समाज। भारतेंदु युगीन काव्य में जन जीवन का काव्य है, यानी कि आम लोगों का जन जीवन का है।
इसमें नारी शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया है। पहले क्या था, विधवाओं का दोबारा ब्याह नहीं होता था, किसी जवान औरत का पति गुजर जाता तो उसका वह बेचारी विधवा ही बैठी रहती। साथ ही इन कवियों ने बाल विवाह होते थे पहले, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, अंधविश्वास और धार्मिक संकीर्णताओं और आडंबरों का भी विरोध किया है। समाज में फैली हुई रूढ़ियों का खंडन करते हुए समाज में नई चेतना जागृत की है। हर दुर्दशा नाटक में भारतेंदु ने तत्कालीन सामाजिक दशा, उसके सुधार पर बल देते हुए लिखा भी है। जाति अनेकन अनेक करी, नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन को बर्जी ही छुटायो, यानी कि ऊंच नीच का जो भेद है उसको मिटाने। अगला है भक्ति भावना। इस काल में कवियों पर रीति, जो रीति काल थे, कवियों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। भक्ति के क्षेत्र में इन कवियों ने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की है, और जो राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य की अधिक रचना हुई है, राधा कृष्ण पर ज्यादा इन्होंने रचना की है। इस काल की भक्ति भावना में कोई सैद्धांतिक रूप देखने को नहीं मिला है, केवल सहज भक्ति के उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे देवी देवताओं और धर्मों के प्रति कवियों का दृष्टिकोण उदार था। जैसे इन पंक्ति में लिखा हुआ है, देखहूं मोहि नाथ ठिढ़ाई, होई महाअत राशि रहन हम चहत, मंगत कहवाई, आज हम देखत हैं को हारत है, हम अद करत है कि तुम मही तारत को निजबा न विशारत है। अगला है श्रृंगार भावना। श्रृंगार, भारतेंदु युगीन काव्य में श्रृंगार भावना का भी चित्रण हुआ है। जो रीतिकालीन हुआ था उसकी तरह नहीं होता, परंतु इससे हटकर थोड़ा श्रृंगार भावना का वर्णन होता है। जो रीति काल में श्रृंगार का वर्णन होता था, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं में, जो उनकी कौन कौन सी रचना थी, जैसे एक तो प्रेम सरोवर थी, दूसरी प्रेम माधुरी थी, प्रेम तरंग थी, आदि में श्रृंगार की भावना का वर्णन किया। सुंदर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त माने अपने प्रदर्शन करना, अभिव्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। भारतेंदु का श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन कवियों के समान अश्लील व स्थूल नहीं था। जो श्रृंगार रीति काल में होता था वैसा नहीं है, एक मर्यादित श्रृंगार किया उन्होंने अपनी रचनाओं में। उनके प्रेम वर्णन और श्रृंगार वर्णन में मर्यादा का पालन हुआ है। ठाकुर जगमोहन सिंह के एक उदाहरण में देखियो, अब यूं उरावत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतियां, छतिया माने गले मिल जाना, मन की करी बाती अनेकन ओ मिली कीजिए री रस की बतियां, बातों करें। अगला है हास्य व्यंग्य। जो भारतेंदु की अगली प्रवृत्ति है हास्य और व्यंग्य। व्यंग्य माने जो राजनीतिक थे, अंग्रेजों के ऊपर उन्होंने करारे व्यंग्य भी किए हैं। जैसे हमारे बाल मुकुंद गुप्त थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार पर व्यंग्य किए हैं शिव शंभू के चिट्ठे में। इस युग के कवियों ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषमताओं और विसंगतियों का मजाक उड़ाने के लिए हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण काव्य की रचना की है। तदर्थ इन कवियों ने परोड़ी, सयापा, गाली, मुखरियों को भी अपनाया है। विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले पर करारे व्यंग्य किए हैं। जैसे समी धन नए जमाने की मुखरी, मधुमास और इंद्र सभा इनकी व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। शराब पीने की लत पर व्यंग्य करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, मुंह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों साजन क्यों सखी साजन नहीं शराब। यानी कि शराब के ऊपर व्यंग्य किया है कि शराब की लत पड़ जाने पर आदमी उसे नहीं छूटता है। इन्होंने ये सामाजिक के ऊपर व्यंग्य किया है। अगला है रीतिकालीन प्रभाव। भारतेंदु युगीन काव्य पर रीतिकाल के कवियों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इस युग के कुछ कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं के आधार बना करके श्रृंगार काव्य की रचना की है। उन्होंने की है परंतु मर्यादित की है, लेकिन रीतिकाल के प्रभाव होने के बावजूद भी इस साहित्य में अश्लीलता देखने को नहीं मिली है। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो श्रृंगार काव्य
रचना की है उसमें मासलता और अश्लीलता का अभाव है। उसमें क्या है? मासलता का अभाव। भारतेंदु ने तो प्रेम के आदर्श रूप की स्थापना की है। और अगला है इनका प्रकृति चित्रण। सभी, जैसे कि सभी कवि प्रकृति का चित्रण करते हैं, कोई किसी प्रकार करता, कोई किसी प्रकार, उसी प्रकार भारतेंदु युग में भी प्रकृति चित्रण होया है। और आगे भी जितने काव्य की प्रवृत्ति आएंगी सब में प्रकृति चित्रण होगा। इस परंपरा में अधिकांश कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का अनुसरण किया, लेकिन फिर भी उनका प्रकृति वर्णन अत्यंत स्वच्छंद बन पड़ा है। भारतेंदु की रचना कौन सी थी? बसंत होली। बसंत होली में बसंत ऋतु और होली का वर्णन किया है। और अंबिका दत्त व्यास की थी पावस पचासा। पावस पचासा माने इनमें ऋतुओं, जो ऋतु थी उनका वर्णन किया गया है। स्वच्छंद प्रकृति का वर्णन से संबंधित है। प्रकृति चित्रण में आलंबन, आलंबन क्या होता है? जैसे कोई विषय वस्तु पर वर्णन करना, जैसे वर्षा ऋतु पर, बसंत ऋतु पर, उसको उसका विषय और उसके आगमन का वर्णन करना। और उद्दीपन क्या है? वो जो उसका प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारी को, क्या भावना पैदा कर देती है। यानी सुबह सुबह का मौसम हमारे मन में शांति देती है, तो उस पर को उद्दीपन बोलते हैं, उद्दीपन। और मानवीकरण क्या होता है? जैसे पवन दूती संदेश पढ़ा था, पवन का मानव बनकर जाना, लोगों के थकान को दूर करना, ये मानवीकरण होता है। यानी प्रकृति को मानव बना देना, मानव जैसे कार्य करना, रूपों का मिलना, ये होते हैं प्रकृति वर्णन। तो प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में कई कवियों ने अधिक सफलता नहीं कहा जा सकता। जैसे प्रकाश पतंग सो चोटी, बिक्षे अरविंद मलिन सुझूम, लसे कटी मेखला जगमोहन कारी, घटा घन घोरत घूम। इस प्रकार इन्होंने इसका वर्णन किया है। अगला है प्रवृत्ति है इनकी भाषा प्रेम। जो भारतेंदु था उन्होंने अपने भारतीय भाषाओं से प्रेम किया। इनके समकालीन सभी कवियों ने अपनी मातृभाषा के प्रति अधिक लगाव किया। भारतेंदु ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य रचा है। इन्होंने जनमानस में प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। जैसे निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। ये माने हृदय के जो समस्या हुआ नहीं मिटती। भारतेंदु ने अपने काव्य में हिंदी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा सभी को स्थान दिया। अधिकांश गद्यमयी रचना क्या थी? खड़ी बोली थी। और पद्य कैसी थी? ब्रज भाषा थी। परंतु आगे चलकर द्विवेद युग में क्या है? खड़ी बोली का प्रचलन हो जाता है। अब अगला नंबर है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या होती है? कवियों की एक संगोष्ठी होती थी, जिसे सम्मेलन बोलते हैं। वहां कोई पंक्ति देती जाती थी और वे कवि उस पंक्ति के ऊपर पूरी कविता करते थे, उसे समस्या पूर्ति कहते थे। जैसे भारतेंदु युगन काव्य में विभिन्न काव्य की रचना लिखी है। इनमें न तो अनुभूति की गहराई बल्कि विचारों की भी गंभीरता इनमें उपदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ कवियों का तो कहना है कि भारतेंदु युग के कवि समाज सुधारक अधिक थे, कवि कम थे। फिर भी कवियों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। अगले इनकी है भाषा शैली। भाषा शैली क्या होती है? जिसमें छंद, भाषा कौन सी थी? इनकी ब्रज भाषा थी। भारतेंदु युगीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा में कोमलता, कोमल कांत क्या होती है? कोमल, बिल्कुल समझ में आने वाली। ओज गुण क्या होती है? वीरता पूर्वक, जोश भर देने वाली। शब्दावली का प्रयोग देखा जा सकता है इन कवियों में। लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। और अगला है इनकी खड़ी बोली को भी इस युग में अपनाया। कई कविताएं खड़ी बोली में भी हुई हैं, लेकिन विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस काव्य के रूप में प्रसन्न है। इन कवियों ने मुक्त काव्य की रचना की है। फिर भी अंबिका दत्त व्यास ने कंसवत जो अपूर्ण है और प्रेम घन का मयंक महिमा, इस युग का प्रबंध रचना। प्रबंध माने उनको पाठों यानी कि अध्यायों में बांटा हुआ है। भारतेंदु युगीन की कविता में दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, हरिगीति का कवि सवैया आदि छंदों का खूब प्रयोग हुआ है। कुछ कुंडलियां भी लिखी गई है। अलंकार का प्रयोग भी इन कवियों ने रीतिकाल कवियों का कोई अनुकरण नहीं किया। फिर भी उन्होंने अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह अलंकारों का यत्र प्रयोग देखा जा सकता है। कजरी, ठुमरी, लावनी आदि छंदों का भी प्रयोग से पता चलता है कि इन कवियों ने जनसाधारण के काफी लोकप्रिय थे, यानी कि आम जनता में ये चलते थे।
आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा।